हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो हमारा पॉलिटी का मास्टर वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में बिहार पुलिस में पॉलिटिकल साइंस से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे वे सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में बहुत से ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, वे सभी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि ये हमारा अंतिम समय की तैयारी है। और अंतिम समय में मैं आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा, जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी और जिसके पहले जज थे एलिजाह इम्पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। सही उत्तर है वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। अच्छा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर पद का नाम बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर पद का नाम बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो इस पद के तहत बनने वाले जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक, लॉर्ड डलहौजी के समय में रेलवे लाइनें बिछाई गई थी। लॉर्ड कैनिंग के समय में सन 1857 की महान क्रांति हुई थी और लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। तो आपको ये भी बातें याद रखनी है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में कौन माना जाता है। तो सही उत्तर है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो देखिए, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या की यदि हम बात करें तो देखते हैं, जो इसमें सदस्य थे तो सबसे पहले देखेंगे कि जब संविधान सभा का गठन किया गया था, कब गठन किया गया था, तो 1946 में। तो जब संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था तब सदस्यों की संख्या थी 389, यानी कि 389 सदस्य थे। लेकिन 1946 के जस्ट एक साल बाद यानी कि 1947 में हमारे देश का विभाजन हुआ था। भारत और पाकिस्तान नाम के दो नए राष्ट्र का निर्माण हुआ था। तो 1947 में सदस्यों की संख्या घट कर के मात्र 299 रह गई थी। उसके बाद जब अंतिम रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था तब सदस्यों की संख्या थी 284।
यानी कि अंतरिम रूप से जब संविधान लागू किया गया था तब सदस्यों की संख्या 284 बची थी। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो है सदस्यों की संख्या थी 299, और 1946 में जब संविधान सभा का गठन किया गया था तब सदस्यों की संख्या थी 389। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 389। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसमें संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे क्या? स्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा जी थे अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष। और सच्चिदानंद सिन्हा जी ने ही संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से आप याद रख सकते हैं कि ये मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई सदस्य अध्यक्ष थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी मैंने आपको बताया था मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम मान सकते हैं और ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। और जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो उसके बाद जब आम चुनाव हुई थी तब भीमराव अंबेडकर का जो है निर्वाचन मुंबई से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? संविधान को अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इसीलिए हम 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। ठीक है, 26 नवंबर को क्या मनाते हैं हम लोग? संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू कर लिया गया था। इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसमें देखते हैं ऑप्शन ए जो है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी ने करे थे और जो 11 दिसंबर की बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किए थे जो कि बाद में चल कर के भारतीय संविधान का प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इस दिन राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का
गठन किया गया था। इसीलिए हम 25 जनवरी को मतदाता दिवस के भी रूप में मनाते हैं। 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? तो संविधान के प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान के प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद कब हुआ था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1976 में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो देखिए, हमारा सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और देखिए, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार में रखा था। 72वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और 73वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है? तो प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार की न्याय की बात, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय की बात कही गई है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बातें कही गई हैं। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बातें कही गई हैं। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना। और 2 प्रकार की जो है समानता की बात कही गई है, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। ठीक है, और भारतीय संविधान में 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है? तो 3 प्रकार की, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है? तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता है। और भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात कही गई है? तो 2 प्रकार के, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। और ये 11 से आप याद रख सकते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया था? तो मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया था? तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। भारतीय संविधान में किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। और 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, जिसमें 3 सूची आते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, और 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में संघ सूची में जो है टोटल 100 विषय हैं।
शुरुआत में मूल रूप से 97 विषय होते थे, 3 विषय को बढ़ाया गया है, ठीक है, संघ सूची में। और राज्य सूची में पहले 66 विषय हुआ करते थे, राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे, अभी वर्तमान में जो है 61 विषय बचे हुए हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? तो इनको 92वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य, तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य क्या है? आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में गठित हुआ था, ठीक है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है, जो कि आपका हो जाता है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है, अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता की बात कही गई है, और नागरिकता है आपका अनुच्छेद 5 से लेकर के 11। भारतीय संविधान की भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बोला गया है, जो कि आपका अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 है, ठीक है। और भारतीय संविधान के भाग 5, इसमें आपको संघ सरकार के बारे में जानकारी दी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में संशोधन का प्रावधान किस भाग में दिया गया है? तो भारतीय संविधान में आप जो है भाग 20 के तहत संशोधन कर सकते हैं। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 है, और भाग क्या है? 20 है। तो भारतीय संविधान में जो आप संशोधन कर सकते हैं वो भाग 20 में दिया गया है, अनुच्छेद 368 में। और संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया है। भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन के बारे में दिया गया, निर्वाचन आयोग के बारे में। भाग 18 में आपातकाल से संबंधित है, और भाग 9 जो है पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है, स्थानीय शासन हम कह सकते हैं उसे। मौलिक अधिकारों की संख्या, तो मूल रूप से संविधान में मौलिक अधिकार थे 7, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक धर्म की उपासना का अधिकार हो गया, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार हो गया, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया। ये सब क्या है? हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक, जिसमें आपका अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में वर्णित किया गया मौलिक अधिकारों को, ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 31 ये संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसे हटाया गया था, और हटा करके अनुच्छेद 300 के क में एक विधिक अधिकार के रूप में रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत का वर्णन करता है। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत के बारे में बताता है, कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उपाधि जो है नहीं मिलेगा, सैन्य और अकादमी उपाधि के अलावा। अनुच्छेद 19 का ए जो है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। 24 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने
या अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 24 में वर्णित है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 24 में वर्णित है। और अनुच्छेद 23 जो है मानव बेगारी पर जो है प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार था, जिसको समाप्त कर दिया गया है। इसको रख करके अनुच्छेद 300 के क में रख करके विधिक अधिकार में रखा गया है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है और इसी अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया। अनुच्छेद 32 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस अनुच्छेद को हृदय और आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? तो मूल संविधान में तो मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। मौलिक अधिकारों की संख्या है वर्तमान में 6। मूल संविधान में कितने थे? तो 7 थे। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति से पर आप महाभियोग लगा सकते हैं। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या है? तो राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से अधिक आयु हो, निर्वाचन के समय किसी लाभ के पद पर ना हो, उपरोक्त सही। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सही, कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, 35 वर्ष से अधिक आयु का होना ज़रूरी है, निर्वाचन के समय किसी भी लाभ के पद पर आप ना हो। अच्छा, एक चीज़ और आप याद रखिए कि 35 वर्ष किन किन के लिए ज़रूरी है? तो एक तो राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष चाहिए और दूसरा आपको चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, और तीसरा व्यक्ति है राज्यपाल। तो जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, उनके लिए भी जो है 35 वर्ष ही आयु रखी गई है। तो 35 वर्ष जो है न्यूनतम आयु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के पद के लिए रखा गया। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं वो हैं एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला जी ऐसे न्यायमूर्ति हैं जो राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। हुआ क्या था दोस्तों कि ये बात है 1969 की। 1969 में राष्ट्रपति थे उस समय जाकिर हुसैन साहब, ठीक, और वीवी गिरी साहब क्या थे उस समय? तो वीवी गिरी साहब उस समय थे उपराष्ट्रपति, ठीक। जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु के बाद वीवी गिरी साहब जो कि उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाले थे, लेकिन कुछ समय के बाद इनको भी किसी कारणवश इस्तीफ़ा देना पड़ गया। तो इनके इस्तीफ़ा देने के बाद फिर एम हिदायतुल्ला जी जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे उस समय में, तो इन्होंने राष्ट्रपति के कार्यभार को संभाला था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को भी नियुक्त किए जाते हैं, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किए जाते हैं, मुख्य वो अन्य चुनाव आयुक्तों का नियुक्त किया जाता है, या उपरोक्त सभी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम करेंगे, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 65 में वर्णित है। राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम करेंगे, यह अनुच्छेद 65 में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 75 में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री के लिए कौन सा कथन सत्य है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, सही बात है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, ये भी सही है। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, ये भी सही है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अच्छा, एक चीज़ आप लोग यहाँ पर और याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया था 35 वर्ष की आयु किस किस को चाहिए? तो 35 वर्ष की आयु राष्ट्रपति को चाहिए, उपराष्ट्रपति को और राज्यपाल को। और 25 वर्ष की जो आयु है लोकसभा के सदस्यों को चाहिए, और जो 30 वर्ष की आयु है वो राज्यसभा के सदस्यों के लिए चाहिए, हाँ या ना? 35 वर्ष की न्यूनतम आयु किसके लिए होती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। 25 वर्ष की आयु लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, कम से कम 25 वर्ष उनका होना चाहिए कंप्लीट, और राज्यसभा के सदस्यों की 30 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी। प्रथम महिला IPS किरण बेदी, और प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज। आगे बढ़ते हैं, संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 3 अंग होते, ठीक है। अगर सदन की बात करें तो संसद में सदन कितने होते हैं? तो संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? तो संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है। इसी प्रकार से जो राज्य विधानमंडल होते हैं, जो राज्य विधानमंडल होते हैं, तो राज्य विधानमंडल में जो विधानसभा होता है, विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। विधानसभा बिल्कुल लोकसभा की तरह है राज्य विधानमंडल में, और जो राज्यसभा है वो विधान परिषद के संबंध है, ठीक है। राज्यसभा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राज्यसभा के लिए पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही है। सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, ये भी सही है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अच्छा, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, और प्रत्येक 1/3 सदस्य जो है 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक है। बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में राज्यसभा के सीटों की संख्या है मात्र 16। बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 16, लोकसभा की सीटों की संख्या है 40। राज्य विधानमंडल में विधानसभा की सीट कितनी है? 243, और विधान परिषद की सीट कितनी है? 75। ये आप याद रख लीजिएगा। बिहार में राज्यसभा की सीट, तो ये 16 किसकी है? तो ये राज्यसभा की है। 16 किसकी है? तो राज्यसभा की है, याद रखिएगा। 40 किसकी है? तो लोकसभा की सीट है 40 बिहार में। 243 क्या है? तो विधानसभा की है। बिहार विधानसभा की सीट कितनी है? तो 243 है। और 75 क्या है? तो ये विधान परिषद की सीट है। 75 किसके हैं? तो विधान परिषद के सीट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो
लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए, बिल्कुल सही है। यह एक स्थायी सदन होता है, लोकसभा एक स्थायी सदन नहीं होता है। और न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए 30 वर्ष नहीं 25 वर्ष होना चाहिए, तो ये भी गलत है। यह संसद का निम्न सदन होता है, तो लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, ये बिल्कुल सही बात है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है, नहीं जी ये गलत है ना। तो लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है, ऑप्शन सी ये हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अनुच्छेद 76 में इस पद की व्याख्या, ये बिल्कुल सही है। भारत के महान्यायवादी के बारे में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी सही है। भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है, ये भी सही है। यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा क्या होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो 35 साल में रिटायर होते हैं और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो 62 साल में, हाँ या ना। लेकिन इनका भी जो है 65 वर्ष प्रस्तावित है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। लेकिन वर्तमान में जो है 62 वर्ष ही उच्च न्यायालय के, और जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं इनका 65 वर्ष है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। ठीक, और देश की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है। अच्छा, यहाँ पर एक और ऑप्शन देखिएगा क्या है, दोनों दिया हुआ है, देख लेते हैं। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो पूरे देश के कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत है। आगे देखते हैं। राज्यपाल, तो राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है, लेकिन साथ में उपराज्यपाल भी दिया गया है। देखो दोस्तों, जो राज्य होते हैं उसके गवर्नर को हम क्या बोलते हैं? राज्यपाल बोलते हैं। और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं तो उसके गवर्नर को हम क्या बोलते हैं? तो उपराज्यपाल बोलते हैं। यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी कि राज्यपाल भी बोलते हैं और उपराज्यपाल भी बोलते हैं। राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वह राज्य विधान का सदस्य चुने जाने योग्य होता है, तो ये बिल्कुल सही है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी सही है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त सभी। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो देखिए, बिहार में भी विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, झारखंड में विधान परिषद नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो झारखंड इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है, तो उच्च सदन कौन होता है राज्य विधानमंडल का? तो विधान परिषद। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कौन होता है? तो विधान सभा। ठीक, इसी प्रकार से संसद का उच्च सदन कौन होता है? तो राज्यसभा। और निम्न सदन कौन होता है? लोकसभा। याद रखना है आपको। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो है NK सिंह। NK सिंह हमारे 17वें वित्त आयोग हैं। KC नियोगी पहले वित्त आयोग थे। NK सिंह से पहले जो हैं YV रेड्डी जी थे, और दूसरा जो वित्त आयोग थे वो के संथानम जी थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, भाग 18 में आपातकाल के बारे में है, और भाग 20 में जो है संवैधानिक संशोधन के बारे में है, और भाग 2 में नागरिकता के बारे में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश दिलवाता है। मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। ठीक है, झंडा गीत की रचना किसने की थी? तो झंडा गीत की रचना की थी श्यामलाल प्रसाद गुप्त जी ने। श्यामलाल प्रसाद गुप्त जी ने झंडा गीत की रचना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान, बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगीत, और राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया था? तो वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी का था, इसी से लिया गया था। ठीक है, मराठा और केसरी ये दोनों पत्रिकाएं थे जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित किया गया था, और हरिजन जो पत्रिका थी वो महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, स्थानीय शासन का मैग्नीकर्ता किसे कहा जाता है? मैग्नीकर्ता, तो स्थानीय शासन का मैग्नीकर्ता जो होता है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था, डलहौजी के समय में रेलवे लाइन बिछी थी, और लॉर्ड हार्डिंग के समय में राजधानी स्थानांतरित किया गया था। शून्यकाल की अवधि क्या होती है? तो शून्यकाल की जो अवधि है वो 1 से 2 बजे की होती है, और शून्यकाल की खोज जो है इजाद भारत ने ही किया था। मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों को 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके अनुच्छेद 300 के क में एक विधिक अधिकार के रूप में रख लिया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे और जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुके थे बिहार पुलिस में, वे सभी क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिया है। तो इस वीडियो को आप रिपीट करके 2 बार 3 बार देखिए और सभी क्वेश्चन को ध्यान से याद करके जाइए। यहाँ से क्वेश्चन टकराने की ज़्यादातर संभावनाएं, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब मैं आपके लिए जो है सभी विषयों की मास्टर वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगा, तो चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।